Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 7, chemistry 9th class. This chapter is about electrochemistry. In previous lesson, we discussed about electrochemistry, its definition that it is concerned with conversion of electrical energy into chemical energy and vice versa. Later on, oxidation and reduction reactions were explained, which are collectively termed as redox reactions. In yesterday's lesson, we discussed oxidation state, that how do we assign oxidation state or oxidation number to different elements in the compounds. These examples were explained in which we calculated oxidation number of certain elements. If you have any question regarding this, you can ask. These short questions were also explained yesterday. No, sir. Our today's lesson will start from here. Oxidizing and reducing agents. ठीक है बेटे, यहाँ से हमने आज का लेसन स्टार्ट करना है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। बेटे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस स्पीशीज को कहते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन याद रखें कि जो भी सब्सटेंस किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, इटसेल्फ वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि देखो, किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो कैसे करेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, और जब उसमें से निकालेगा तो उसके अपने अंदर आएंगे, इसके अपने अंदर तो एडिशन हो जाएगी, लिहाजा इसकी रिडक्शन हो जाएगी। इसी तरह किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीजन देकर, तो ऑक्सीजन दूसरे को देकर उसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीजन की जाएगी कहाँ से, इसके अंदर से निकलेगी, तो इसमें से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो इसकी अपनी इसकी रिडक्शन हो गई। इसी तरह अगर किसी में से हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी ऑक्सीडेशन करता है, तो बेटे वो हाइड्रोजन दूसरे से निकली, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, तो हाइड्रोजन कहाँ गई, इसके अपने अंदर आ गई, तो इसमें चूंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो इसकी रिडक्शन होगी। तो इन ऑल द थ्री केसेस क्या हुआ है कि किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने जब दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज किया है तो इटसेल्फ वो रिड्यूस हो गया है। नॉन मेटल जो हैं, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, लिहाजा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे बिहेव करती हैं। अब हम अगर रिड्यूसिंग एजेंट को देखें तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उल्टा बात हो जाएगी कि रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीशी है जो किसी दूसरी को रिड्यूस करे। तो कैसे रिड्यूस करेगी, या उसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये सब्सटेंस या दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, या उसको हाइड्रोजन देगा, या उसमें से ऑक्सीजन निकालेगा। लेकिन उल्ट जो इसके साथ प्रोसेस होगा वो क्या होगा कि अगर ये दूसरे को हाइड्रोजन देगा, इसमें से लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स देकर रिड्यूस करेगा, इसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसकी फिर ऑक्सीडेशन होगी। और अगर दूसरे को ऑक्सीजन देकर हाइड्रोजन देकर रिड्यूस करेगा तो इसके अपने अंदर से हाइड्रोजन का लॉस होगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो सो इन ऑल द थ्री केसेस क्या हुआ कि रिड्यूसिंग एजेंट ने जब किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करने की कोशिश की या रिड्यूस किया तो इसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो गई। जितनी मेटल्स हैं ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी पाई जाती है। बट एनी क्वेश्चन? नो सर। आसिक बेटे, आप बताएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो किसी दूसरी स्पीशी को किन 3 तरीकों से ऑक्सीडाइज कर सकता है? सर ये तो हम चैप्टर काफी आगे से नहीं शुरू कर रहे। क्या पूछा आपने? सर ये चैप्टर थोड़ा सा आगे से नहीं शुरू किया हमने। बेटे इसका तीसरा लेक्चर है जो आज हम कर रहे हैं। चैप्टर 7 का आज 3rd लेक्चर है, फर्स्ट नहीं है। हाँ जी, आसिक बताएंगे। जी सर। 3 तरीके। एक तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स लेके। अच्छा ठीक है। दूसरा उन्हें इलेक्ट्रॉन दे के। ना वो तो उल्ट कर दिया आपने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने ऑक्सीडेशन करनी है ना। एक हो गया इलेक्ट्रॉन उसे निकाले। जी सर। दूसरा हाइड्रोजन निकाली, उसे हाइड्रोजन निकाल दे दूसरी स्पीशीज से। तीसरा ऑक्सीजन। हाँ, तीसरा के ऑक्सीजन उसको दे दें। जी सर। यानी कोई भी स्पीशीज दूसरे को ऑक्सीडाइज 3 तरीकों से कर सकती है, या वो उसे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे,
उसे हाइड्रोजन निकाल दे या उसको ऑक्सीजन दे दे। अब तीनों केसेस में देखो, ऑक्सीजन उसको देगा तो इसके अपने अंदर से ऑक्सीजन निकल जाएगी, इसकी रिडक्शन होगी। उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा तो इसके अपने अंदर आ जाएंगे, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। उसमें से हाइड्रोजन निकालेगा, इसके अंदर हाइड्रोजन आ जाएगी, इसकी रिडक्शन हो जाएगी, तो खुद ये रिड्यूस हो जाएगा। अब आप लोगों ने बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो दूसरी स्पीशी को किन 3 तरीकों से रिड्यूस करता है। इजान, इजान आवाज नहीं आ रही। हारिस आप बता दें। Losing electrons. इजान क्लास में ही नहीं है। एक नेट इशू बना होगा। हारिस बेटे आप बताएं। By losing electrons. लूजिंग इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस करना है तो ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन देकर, यूं कह सकते हैं उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके, एक तरीका हो गया। दूसरा, यासिर, हसन यासिर आप बताएं। उमर जाहिद आप बताएं। सही यस। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरी स्पीशी को किन 3 तरीकों से रिड्यूस करेगा। सर दूसरे को कैसे रिड्यूस करेगा? सर एक तो उसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, मतलब उससे ले ले, एक तो उसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, दे देगा, हाँ। बाकी सर एक तो इलेक्ट्रॉन उसे दे देगा, उसके बाद उससे क्या कहते हैं हाइड्रोजन का एक एटम दे देगा, हाइड्रोजन उसको दे देगा। और तीसरा तरीका, अ, और सर उससे ऑक्सीजन का एटम ले लेगा। ले लेगा, बिल्कुल ठीक, ऑक्सीजन उसे निकाल देगा। तो ये 3 तरीके हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट किसी दूसरी स्पीशी को रिड्यूस कर सकता है। तो तीनों केसेस में बेटे देखें, अगर दूसरे से ऑक्सीजन को निकालता है तो ऑक्सीजन इसके अपने अंदर आएगी, इसकी रिडक्शन, इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अगर दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स देता है तो इसके अपने अंदर से निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉनों को, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। और अगर दूसरे को हाइड्रोजन देता है तो इसके अपने अंदर से लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो हमने क्या प्रूव किया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट अदर स्पीशी को रिड्यूस करता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। और नॉन मेटल्स हमने देखा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करती हैं क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जबकि जो मेटल्स हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे काम करती हैं क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इनमें ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होता है इनमें। ऑक्सीडेशन और आउटलाइन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की। लेकिन ऑक्सीडेशन में क्या है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट्स अ केमिकल, इन अ केमिकल रिएक्शन इट्स ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये वो सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडाइज होता है खुद और रिड्यूस करता है दूसरे को। दूसरों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ये जस्ट एक ओवरव्यू था, आउटलाइन से थी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आपके सामने हैं। केमिकल रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस की चेंज होती है उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस? दोज रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा की चेंज है। हाँ, in which oxidation state or one or more substances changes, एक से ज्यादा सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है तो ऐसे रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। कलेक्टिवली इन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे आपको जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान रिडॉक्स रिएक्शन दिया गया है। देखिए जिंक का एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, जैसे जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रही है। हम इसको देखते हैं किसकी रिडक्शन हुई है और किसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से देखना है। ये देखिए जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एलिमेंट की स्टेट 0 होती है। अगर आप ACl को देखते हैं तो हाइड्रोजन की +1 है, क्लोरीन की -1 है। राइट साइड पे जिंक को देखें तो +2 है, क्लोरीन की -1 है और हाइड्रोजन की 0 है। अब हमने चेंज को देखना है बड़े तवज्जो से। जिंक क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड, तो जिंक की 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है, इंक्रीज हुई है। जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन होती है। याद रखना है ऑक्सीडेशन जब भी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है और रिडक्शन में डिक्रीज हो जाती है।
तो जिंक की स्टेट 0 से बढ़कर +2 हुई है, लिहाजा जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई। इधर आप ICL में से देखें तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से डिक्रीज होकर 0 हुई है, ठीक है, तो इसकी रिडक्शन हो गई। रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, लिहाजा ओवरऑल क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। क्लियर है? एग्जांपल क्लियर है जी सर। सबको? ओके, नेक्स्ट। ये रिडॉक्स रिएक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जैसे वाटर बन रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन की 0 है, ऑक्सीजन की भी 0 है, और राइट साइड पे जो वाटर बन रहा है उसमें हाइड्रोजन की +1 है जबकि ऑक्सीजन की -2 है। हम दोनों को देखते हैं। अगर हम ऑक्सीजन को ही पहले देखें, ऑक्सीजन की स्टेट 0 से -2 हुई है, डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है? डिक्रीज सर। डिक्रीज। तो फिर इसकी रिडक्शन हुई है या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। रिडक्शन, वेल डन। ऑक्सीजन का बताया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कम होकर -2 हुई है बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी रिडक्शन हो गई है। अगर अपनी इसकी रिडक्शन हुई है तो ये किसके तौर पे बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, क्योंकि आपने देख लिया ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसकी अपनी रिडक्शन होती है। अब आप हाइड्रोजन को देखें अगर, तो हाइड्रोजन की स्टेट 0 से +1 हुई यानी इंक्रीज हुई है, तो इसकी ऑक्सीडेशन बढ़ी है, तो इसकी क्या हुई? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडेशन हुई ना, इसकी अपनी Yes, sir. ऑक्सीडेशन हुई है। और अगर अपनी ऑक्सीडेशन हुई है तो ये किसके तौर पे बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर रिडक्शन पे, एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। ओके, नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को देखते हैं। आपको जैसा मैंने शुरू में भी बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स। मैंने गैल्वेनिक Galvanic. सेल्स का दूसरा नाम क्या बताया था? वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल, गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम वोल्टेक सेल। तो दोनों सेल्स में डिफरेंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, हाँ जी, कौन बता सकता है? दोनों सेल्स में जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है उसमें क्या डिफरेंस है? बड़े सुन लें, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए होता है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हो रहा है। एक्सटर्नल एजेंट इसमें इलेक्ट्रिसिटी है जो बैटरी के जरिए आप करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि गैल्वेनिक सेल जो है इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आप दोनों की डायग्राम से देख सकते हैं। देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बैटरी यूज की है जो कि करंट का सोर्स है, जबकि गैल्वेनिक सेल में कोई बैटरी वगैरह यूज नहीं की। इसमें वोल्ट मीटर शो किया है यहाँ पे जो बताएगा कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। और इसमें ये जो सॉल्ट ब्रिज होती है, सॉल्ट ब्रिज ये दोनों हाफ सेल्स के दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड करती है। आयंस की मूवमेंट होती है सॉल्ट ब्रिज के जरिए, और इस मूवमेंट के जरिए दोनों जो ये हाफ सेल्स होते हैं ये इनको न्यूट्रलाइज कर देती है, वो न्यूट्रल रहते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता रहता है। एनोड के अंदर ऑक्सीडेशन होती है एनोड वाले हिस्से में, ये लेफ्ट हाफ सेल में, जबकि राइट हाफ सेल में रिडक्शन का प्रोसेस होता है। और एनोड कैथोड की पहचान भी याद रखें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर देखें, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है वो एनोड या पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, अटैच करते हैं, वो कैथोड या नेगेटिव टर्मिनल होता है। और टर्मिनल्स की पहचान याद रखें, इलेक्ट्रोड्स की पहचान सॉरी बैटरी के टर्मिनल जो हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको बड़ी लाइन से शो किया जाता है, ठीक है, लंबी लाइन होती है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इसको छोटी लाइन से शो किया जाता है। ये थिक भी होती है, लेकिन आपके यहाँ इन साइजेस में थिकनेस में फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ लेंथ से आप इंडिकेट करेंगे इसको। छोटी लाइन से नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड, और बड़ी लंबी लाइन से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को यानी एनोड को शो किया जाएगा। और अगर एक सेल को शो करना है तो सिर्फ एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन होगी, ये एक सेल को शो किया जाएगा। और अगर बैटरी को शो करना है तो फिर एक से ज़्यादा सेल्स इंडिकेट किए जाएंगे। यहाँ पे 3 सेल शो किए गए हैं, देखिए 1 2 3, एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन जो वो एक सेल को शो करती है। तो बैटरी में आपने एक से ज़्यादा सेल शो करने हैं। तो ये इसके बाद इसमें जो है सेल के जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रोलाइट है।
ये इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और उसमें ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा वो एनोड हो गया, जिसको नेगेटिव से जोड़ा वो कैथोड हो गया, और उसके बाद बैटरी है। तो ये बेटे कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के। अगर हम वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल के कंपोनेंट्स को देखें, उसमें भी एनोड और कैथोड यानी दो इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये दो हाफ सेल आपको अलग-अलग शो किए हैं, दोनों के अंदर अलग-अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये जो लेफ्ट हाफ सेल है इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड यूज किया है, और सोल्यूशन जो अंदर लिया इलेक्ट्रोलाइट है वो उसी जिंक का सल्फेट लिया हुआ है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन। जबकि जो राइट हाफ सेल है उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड है और कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट यूज किया हुआ है। इसके बाद दोनों के दरमियान जो साल्ट ब्रिज है, ये इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है इसके अंदर, और उसके एंड्स जो है वो पोरस होते हैं, तो आयंस की मूवमेंट हो सकती है साल्ट ब्रिज के थ्रू, ताकि दोनों हाफ सेल न्यूट्रल रहें। इस बच्चे का क्वेश्चन है, इज़ान आपने हैंड रेस किया। बेटे दोनों सेल्स क्लियर हैं सबको? जी सर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। In the following reaction, how can you justify that H2S is oxidized and SO2 is reduced? सर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं सर, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है केमिकल रूप से। वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल जो है बेटे इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, क्लियर है? इज़ान, यू आर क्लियर? स्टूडेंट्स जल्दी रिस्पॉन्ड किया करें, टाइम वेस्ट ना हो। मुझे लगता है उसका कोई माइक प्रॉब्लम है। हो सकता है। ओके, वी स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। टेस्ट योरसेल्फ 7.3। बेटा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन करनी होंगी। यस, इज़ान जल्दी से पूछ लें। सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, हाँ जी, बोलें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या पूछ? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जबकि वोल्टेज सेल के अंदर chemical reaction स्पॉन्टेनियस है। हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, करंट पास करने से होता है, करंट बैटरी के Okay, जरिए sir. पास कर रहे हैं। सर और गैल्वेनिक सेल में इसके ऑपोजिट होता है। उसके अपोजिट होता है, उसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन लेफ्ट हाफ सेल में और रिडक्शन जो है वो राइट हाफ सेल में होती है। याद रखें बेटे, बेशक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होगी, लेकिन चार्जेस का फर्क होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड है वो पॉजिटिव है और जो कैथोड है वो नेगेटिव है, जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। जब हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे उसमें भी ये चीज़ें आएंगी, लेकिन ऑक्सीडेशन याद रखें, हमेशा जो लेफ्ट हाफ से यानी एनोड है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आप जानते ही है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जिंक के एटम थे ना जो एनोड को बना रहे थे, एनोड जिंक का बना हुआ है, तो जिंक का हर एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जिंक आयन बना रहा है +2 चार्ज वाला। जिंक आयन सोल्यूशन में जा रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं ये सर्किट के अंदर जा रहे हैं, सर्किट से होकर ये कैथोड पे पहुंचे हैं, और सोल्यूशन के थ्रू जो कॉपर आयंस हैं, जो पॉजिटिव आयन थे, ये सोल्यूशन के थ्रू कैथोड पे पहुंचे हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन इन कॉपर आयन ने एब्जॉर्ब किए, हासिल किए, और गेन करने के बाद कॉपर का एटम बन गया, और ये कॉपर डिपॉजिट हो जाएगी इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। ये सारे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हमें अभी स्टडी करने हैं आगे एग्जांपल्स के अंदर। तो लेफ्ट हाफ में ऑक्सीडेशन हुई और राइट हाफ में रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट बेटे है इनके शॉर्ट क्वेश्चन, टेस्ट योरसेल्फ 7.3। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स को यहाँ पे नोट करके सॉल्व करना है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सॉल्व क्वेश्चंस। ये देखें, हम ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करते हैं। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो 2 एटम है जो कि, तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 हो गई। अब -4 को खत्म करने के लिए +4 चाहिए था, लिहाजा सल्फर की स्टेट +4 होगी।
आपने देखा ना सल्फर की स्टेट +2 भी होती है, +4 भी होती है, +6 भी होती है। लिहाजा पहले हमने ऑक्सीजन की स्टेट जो कैलकुलेट की है, तो जितनी नेगेटिव में बनी उतना हमने पॉजिटिव स्टेट सल्फर को दे दी। इधर हाइड्रोजन को देखें तो +1 स्टेट है, इसके 2 एटम है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। सल्फर की यहाँ पे जो अगर इसकी हाइड्रोजन की +2 हुई है तो सल्फर की -2 होगी। राइट साइड पे देखो H2O के अंदर हाइड्रोजन की +1 है जबकि ऑक्सीजन की -2 है और सल्फर की 0 है। उन्होंने पूछा कि आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि H2S जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है जबकि SO2 रिड्यूस हो रहा है। आप H2S को देखें जरा, H2S के अंदर जो सल्फर थी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 थी, उससे 0 बन गई है। H2S जो है ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की चेंज हुई है और चेंज होकर क्या हुई है, 0 हो गई है। डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है? इंक्रीज सर, इंक्रीज। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। लिहाजा ये जस्टिफाई हो गया कि H2S ऑक्सीडाइज हुआ है, ये जो उन्होंने पूछा था। अब हमने देखना है कि SO2 कैसे रिड्यूस हुआ। SO2 के अंदर बेटे देखें सल्फर की ऑक्सीडेशन +4 थी जबकि राइट साइड पे 0 हो गई है। कम हुई है या ज्यादा हुई है? कम हुई है सर। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? सर रिडक्शन। रिडक्शन। तो ये प्रूव हो गया कि SO2 रिड्यूस हुआ है। हमने जस्टिफाई किया कि H2S ऑक्सीडाइज हुआ है इस रिएक्शन में, रिडक्शन SO2 रिड्यूस हुआ है। एजान क्या पूछा आपने? सर वो जवाब दे रहा था। जवाब दे रहे, ठीक है। Okay, first question clear. Second question. The reaction between MnO2 and HCl is a redox reaction written in balanced chemical equation. This one. Find out the substance oxidized. कौन सा substance इसमें oxidize हो रहा है आपने ये बताना है। Again हम oxidation states mention करते हैं। देखें ऑक्सीजन की स्टेट -2 है तो 2 एटम है तो 2 × 2 4 हो गई। -4 है तो मैंगनीज की हमने +4 कर दी। HCl के अंदर क्लोरीन की -1 है, हाइड्रोजन की +1 हो गई। MnCl2 के अंदर Cl2 में Cl की -1 थी, 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसके 2 एटम है तो -2 बनी। अब -2 को खत्म करने के लिए Mn की +2 कर दी। वाटर के अंदर हाइड्रोजन की +1 है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एटम थे क्योंकि इसलिए +2 हो गई। ऑक्सीजन की -2। Cl2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसकी स्टेट 0 हुई है। अब उन्होंने पहला पूछा है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है? तो बेटे हमने वो देखना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी है या कम हुई है? बड़ी है। बड़ी है। तो किसकी बड़ी है जरा देखते हैं। क्लोरीन को देखें -1 से 0 हो गई है तो इंक्रीज हुई है ना, लिहाजा क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ है। सब्सटेंस रिड्यूस तो ऑक्सीजन का भी तो सर है सर। ऑक्सीजन में क्या चेंज ओ आई? -2 -2 था, इधर भी -2 ही है, कोई चेंज नहीं आई। ओके सर। अब आप देखें कि रिड्यूस कौन सी चीज हुई है। मैंगनीज को देखें, इधर +4 थी उधर +2 हो गई है, रिड्यूस होगी ना, ऑक्सीजन स्टेट कम हो गई है ना। तो मैंगनीज जो है yes. उसकी रिडक्शन हुई है। उसके बाद पूछा सब्सटेंस व्हिच एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटे जो खुद रिड्यूस हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर सकता है, ठीक है। मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है ना, yes. तो मैंगनीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। सब्सटेंस व्हिच एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो बेटे जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा था तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ये क्लियर है सारे पार्ट्स? बाकी सारे बच्चे जो क्लास में हैं कोई बोलता नहीं है। अबू बकर जी सर क्लियर है। अबू बकर ज़ीशान आप बताएंगे कि इनमें से हमें कैसे पता चला कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे हमें पता चला? ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे पता चलेगा कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हुई है? गुलाम मुर्तजा आप बताएंगे। साइड ली थी मैंने, अभी लाइट आई है तो फौरन ज्वाइन किया है। ओके ओके बेटे, जिसका ऐसा इशू होता है वो बाद में लेक्चर यूट्यूब पे लाजमी सुन लिया करें सारा, ताकि डेली ये तो मैं सुन बेसिस लेता हूँ रोजाना। हाँ डेली बेसिस पे क्लियरेंस होती जाए। सब बच्चे ये प्रैक्टिस किया करें। हुज़ैफा खलील, हुज़ैफा खलील, बरकात, साद खालिक, मोहम्मद फहद,
बड़े आप बताएंगे कैसे पता चलेगा किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडाइज हुआ है कोई सब्सटेंस, कैसे में पता चलेगा? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे पता चलेगा? बड़े बच्चे बार बार क्वेश्चंस के आंसर भी साथ साथ दे रहे हैं, आप लोग कुछ तवज्जो नहीं दे रहे थे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बार बार चीजें रिपीट हो चुकी हैं कि जिस चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी उसकी ऑक्सीडेशन होनी है। तो हम देखेंगे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और जिसकी कम हो गई है वो रिड्यूस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, the following reactions are redox reactions. Find out the element which has been reduced and the element that has been oxidized. Again बेटे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख ली हैं। अब इसमें जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसकी कम हो रही है वो रिड्यूस हो रहा है। जिंक को देखें 0 से +2 हो गई है, स्टेट बढ़ गई है, तो हाजिर क्या हुआ? जिंक की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। कॉपर का देखें +2 से 0 हो गई है, तो कॉपर की क्या हुई है? सर रिडक्शन। नेक्स्ट जो बी पार्ट है इसमें कॉपर की स्टेट 0 से +2 हुई है, तो कॉपर की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। बाकियों को देखें जरा, सिल्वर की चेंज हो रही है। ये आपने ये देखना है चेंज किसकी हो रही है स्टेट। देखें इसमें सिल्वर की +1 से 0 हुई, कम हुई है, तो सिल्वर की क्या हुई? रिडक्शन। बाकी किसी की कोई चेंज नहीं आई, तो बाकियों की ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है। या आगे बी पार्ट, इसका बी पार्ट दोबारा आ गया, गलती से लिखा गया, ये सी पार्ट है, ये आगे सी पार्ट है। इसके अंदर भी देखें ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने मेंशन कर दी हैं। किसकी स्टेट चेंज हो रही है? सल्फर की चेंज हो रही है। -2 से 0 हुई है, कम हुई है या ज्यादा हुई है? इजान ज्यादा हुई है। ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन हुई? ज्यादा हुई है ऑक्सीडेशन या सर। रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। वेल डन। और क्लोरीन की 0 से -1 हुई है, ये कम हुई है या ज्यादा? रिडक्शन सर कम हुई है। कम हुई है, तो सर कम हुई है, इसकी रिडक्शन होगी। रिडक्शन। ओके, चौथा क्वेश्चन है, एक बात पूछनी थी आपसे पूछें। सर, मतलब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है उधर Cl के 2 एटम है और राइट साइड पे Cl का सिर्फ 1 एटम है। बेटा ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, ये बैलेंस करने के लिए किया हुआ है। ओह सॉरी सर। ठीक है, ऐसे 2 पूरे हो गए। ओके। और टोटल चार्ज भी याद रखें, टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमेशा इक्वल होंगे, ओके। इधर भी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी आपस में इक्वल करने हैं। अच्छा, चौथा क्वेश्चन, व्हाई द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विद रीजंस। कहा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? आपके सामने रिएक्शन है, जरा रिएक्शन को देखकर जस्टिफाई कर सकते हैं? कौन बता सकता है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं है? मैं बता सकता हूँ, बताएं। एक मिनट। मीटिंग बेटा दोबारा ज्वाइन करनी सबने, अभी डिस्कनेक्ट होगी, क्योंकि हम टेस्ट लेते हैं आइंदा के लिए, वरना टेस्ट हम बाद में रखेंगे और पढ़ेंगे पहले। हाँ जी बेटे, सिर्फ इतना बता दें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है? किसी की चेंज हुई है? सर चेक करें, कोई बात नहीं, दोबारा मीटिंग स्टार्ट होगी फिर। किसी की भी नहीं चेंज हुई, यही वजह है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट इस रिएक्शन के अंदर आपने देखा कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं हुई, एंड दिस जस्टिफाइज दैट इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन तो वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट एक या एक से ज्यादा स्पीशीज की चेंज होती है, तो जो कि किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही थी, लिहाजा ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं था। एंड ये कंप्लीट हुआ। 7.3 जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। अब हम टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कब? जब उनके एक्वस सॉल्यूशंस हों या उनकी मोल्टन स्टेट्स हों, यानी पिघली हुई हालत में हों
या वो पानी के अंदर उनके सॉल्यूशंस बने हुए हों, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करें तो वो कंडक्ट हो जाए। सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। बस सॉल्यूशन सॉल्ट्स के हों, एसिड्स, बेसिस वगैरह, तो ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बेटे वो जिनमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो। इलेक्ट्रोलिसिस आप समझ चुके हैं, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस की कॉम्बिनेशन है। मींस के करंट पास करने से सब्सटेंस की डिकम्पोजिशन का हो जाना, म्यूट हो जाए जिससे की तरफ से शोर आ रहा है, वो सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, यानी जिनके सॉल्यूशंस में से एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं? व्हाट आर एक्वस सॉल्यूशंस? सर जो उस अपनी वाटर की फॉर्म में वाटर में सॉल्यूशंस एंड वाटर, किसी भी चीज के पानी में जो सॉल्यूशन बने हों उनको एक्वा सॉल्यूशंस कहते हैं। तो एक्वा सॉल्यूशन हो या वो मोल्टन स्टेट्स में हो, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, वो डिकम्पोज हो जाए कंपोनेंट्स में, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो सके, तो ऐसे सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ये एग्जांपल्स आपको दी गई हैं सॉल्ट सॉल्यूशंस, एसिड। सॉल्ट का बेटा याद रखें, सॉल्ट अगर सॉलिड स्टेट में हो, क्रिस्टल की फॉर्म में, तो ये नॉन कंडक्टर होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके आयंस जो हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं और मूव नहीं कर सकते। जब तक आयंस यानी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो मूव नहीं करेंगे, करंट फ्लो नहीं करता। तो सॉल्ट्स सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, जबकि मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में हो तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं एक्वा सॉल्यूशंस में और ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करें, उन्हें हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो या सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको एग्जांपल्स दी गई हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पानी के अंदर डालें, सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं। इसी तरह अगर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये कौन से आयंस बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। सर हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस, हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस। ये SO4 पूरा जो है ना एक आयन है, ये नेगेटिव रेडिकल है। तो ऐसे हाइड्रोजन आयंस में 2 हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, 1 सल्फेट आयन बनेगा अगर सल्फ्यूरिक एसिड हो। नेक्स्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो थोड़े आयोनाइज होते हैं। जब उनको पानी में डिसॉल्व करें तो थोड़े आयोनाइज होते हैं, टू स्मॉल एक्सटेंट आयोनाइज होते हैं और ज्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एग्जांपल आपको देगी एसिटिक एसिड CH3COOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली कंडक्ट नहीं होती, इजीली कंडक्ट नहीं होती इनमें से। आप एसिटिक एसिड को देखें ना, पानी में डाला है तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं। H3O पॉजिटिव आयन क्या है? हाइड्रोनियम आयन। लेकिन ये हाइड्रोनियम आयन एसिटेट आयन के साथ रिएक्शन करके वापस एसिटिक एसिड और वाटर भी बना रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम दोनों में एग्जिस्ट करता है। थोड़े आयंस बनते हैं एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन, तो इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जबकि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये वो स्पीशीज हैं जो एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर बिल्कुल आयोनाइज नहीं होते और करंट को पास नहीं होने देते, जिनके सॉल्यूशंस में से करंट पास नहीं हो सकता, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन हो, बेंजीन हो, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। शुगर सॉल्यूशन और बेंजीन एग्जांपल्स हैं। एनी क्वेश्चन? ये दोनों चीजें क्लियर हैं, बल्कि 3 चीजें हुई। नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोबारा समझा दें प्लीज। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बताया कि वो सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज ना हो, आयंस ना बनाए, बिल्कुल आयंस ना बनाए। और जब आयंस नहीं बनेंगे तो आयंस ही तो चार्ज कैरियर होते हैं, करंट इन्हीं के जरिए पास होता है, तो इस वजह से फिर क्या होगा? करंट इनमें से पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा क्योंकि चार्ज कैरियर्स ही नहीं है। शुगर सॉल्यूशन है, चीनी को पानी में हल किया हुआ, या बेंजीन जो है ये ऑर्गेनिक लिक्विड है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। किसी और बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछ लें।
इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होते हैं बेटे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिनमें नॉन, हाँ जी, ऐसे सेल जिनमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल, सर एक दफा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी ज्यादा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके बेटे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने बताया वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो थोड़े आयोनाइज होते हैं, जिनके पानी में सोल्यूशन बनाएं तो वो थोड़े आयोनाइज हों, थोड़े आयंस बनाएं, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली कंडक्ट ना हो सके उनमें से। ये पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। बस इतना याद रखना है, जो स्मॉल एक्सटेंट तक, तो वो स्मॉल एक्सटेंट आयोनाइज हों पानी में डिसॉल्व करने पर, और थोड़े आयंस बनाएं, ज्यादा आयंस ना बनाएं। और चूंकि आयंस ही चार्ज कैरियर होते हैं, आयंस थोड़े बन रहे हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट नहीं हो रही। क्लियर है? बड़े इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है नेक्स्ट। ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए होता है, उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, जैसा पहले आप देख चुके हैं डायग्राम में भी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा है? ये आपके सामने है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के जरिए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस मीन कि वो खुद ब खुद नहीं हो रहा था, हमने करंट पास किया तो तब हुआ है। तो ये एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल सोर्स इसमें क्या है? वो करंट है। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी का पास करने का, ये इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के जरिए डिकम्पोजिशन हो जाना सब्सटेंस की, उसके आयंस का अलग-अलग हो जाना और डिस्चार्जिंग हो जाती है। इवन आगे हम रिएक्शंस में देखते हैं। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय पासिंग करंट थ्रू इट्स सॉल्यूशन और थ्रू इट्स मोल्टन स्टेट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन किया गया है यहाँ पे। केमिकल डिकम्पोजिशन किसी भी कंपाउंड की, किस में? उसके कंपोनेंट्स के अंदर। और कैसे हो? जब करंट पास किया जाए उसके सॉल्यूशन में से या उसकी मोल्टन स्टेट में से। अब आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो हैं उनके एग्जांपल्स में डाउन सेल और नेल्सन सेल दिए गए हैं। डाउन सेल और नेल्सन सेल जो हैं ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के एग्जांपल्स हैं। पहले आपने वोल्टेक सेल पढ़ा जिसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। वो सेल का नाम बेटे है डैनियल सेल। बंदों के नाम पे सेल्स के नेम है डैनियल सेल। डैनियल सेल कौन सा है? वोल्टेक सेल। जबकि गैल्वेनिक सेल, सॉरी वोल्टेक या गैल्वेनिक तो सेम है ना, वो डैनियल सेल है। डाउन सेल और नेल्सन सेल जो है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं। ये आपको इसकी कंस्ट्रक्शन आगे दी गई है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। इसको जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और एक बैटरी होती है। ये इसके कंपोनेंट्स हैं। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं वो एनोड होता है, और जिसको नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं वो कैथोड होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा वो क्या है? एनोड है। जिसको नेगेटिव से जोड़ा वो कैथोड है। क्योंकि वोल्टेक सेल में तो बैटरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना ना, उसमें तो बैटरी होती ही नहीं है, करंट प्रोड्यूस होता है। हाँ जी, सेल्स क्लियर है? सेल की कंस्ट्रक्शन, उसके कंपोनेंट्स। यस सर। ओके, इसके बाद वर्किंग आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल की दिखाई गई है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है NaCl, सोडियम क्लोराइड। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं बैटरी के जरिए, इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर से, तो आयंस माइग्रेट करते हैं टू देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। यानी अपने अपने इलेक्ट्रोड्स अपने अपने कौन से बनेंगे? अगर पॉजिटिव आयन है तो वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव नेगेटिव यानी कैथोड की तरफ जाएगा, और नेगेटिव आयन किधर जाएगा? एनोड की तरफ। एनोड की तरफ, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। यहाँ के बता रहे हैं ना एनायंस और कैटायंस। एनायंस किसे कहते हैं बेटे? एनायन कहते हैं नेगेटिव आयन को जो एनोड की तरफ जाता है। एनायन नेगेटिव आयंस को कहते हैं, और इसलिए एनायन कहते हैं बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड। कैटायंस पॉजिटिव आयंस को कहते हैं, और कैटायन इस वजह से कहते हैं एज दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड। एनायंस कैटायंस की पहचान याद रखनी है।
अब ये देखें, इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के अंदर सोडियम क्लोराइड की आयोनाइजेशन हुई सोडियम आयन क्लोराइड आयंस में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही? सर आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चों को आ रही है? जी सर। बेटे सर, जिसको आ रही है आवाज आवाज। नहीं आ रही, आपकी आवाज सर, इधर भी आ नहीं आ रही रही, आपका नेट का इशू है, रिकॉर्डिंग में इशू नहीं बनेगा। बेटे सोडियम क्लोराइड की आयोनाइजेशन हो रही है, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस बन रहे हैं। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है, आपको मैंने बताया ना पहले भी, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होनी है। अब एनोड पे कौन से आयन जाएंगे? एनायंस, क्लोराइड आयंस। तो 2 क्लोराइड आयन जब एनोड पे जाएंगे, उससे 2 क्लोरीन के एटम बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। दोनों क्लोरीन के एटम आफ्टर देयर फॉर्मेशन आपस में मिलकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना देंगे। तो ये क्लोरीन गैस डाइटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बनती जाएगी। हर 2 क्लोराइड आयन की डिस्चार्जिंग से 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे और 1 क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनेगा। और रिडक्शन देखें, रिडक्शन कैथोड पे हो रही है। 2 सोडियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं और 2 सोडियम के एटम बन रहे हैं। ठीक है, 2 सोडियम आयन जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर 2 सोडियम के एटम बना रहे हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है? उसमें 2 सोडियम आयन और 2 क्लोराइड आयन यूज हो रहे हैं और प्रोडक्ट साइड पे 2 सोडियम एटम बन रहे हैं और 2 क्लोरीन के एटम बने जो आपस में मिलकर Cl2 बना दिया, जिन्होंने क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना दिया। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की है। तो आज यहाँ तक सफिशिएंट है मेरे ख्याल है, क्या ख्याल है? कर लें आगे? नहीं सर। ओके, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट वी शैल स्टडी टुमारो। एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।